तो कुछ बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फ़्लो चार्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये होती क्या चीज़ है। एल्गोरिथम क्योंकि हमारे पास रिटर्न फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, तो हमेशा जब भी रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ लिखी होती है तो उसके अंदर कोई एम्बिगुइटी या कन्फ्यूजन का चांस रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर एक सेंटेंस है, जैसे जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस लिखा है, हेल्प अ थीफ। ठीक है जी। तो अब इसके दो मायने निकल सकते हैं। आइदर इज समवन इज आस्किंग फॉर हेल्प एंड ही इज सेइंग अ थीफ, और आइदर समवन इज सेइंग हेल्प अ थीफ। अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा तो दैट सिंपली मीन्स समवन इज आस्किंग फॉर हेल्प एंड ही इज सेइंग अ थीफ। और अगर मैं यहाँ पर से ये एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दूंगा तो दैट सिंपली मीन्स के समवन इज सेइंग हेल्प अ थीफ। तो ये जस्ट छोटी सी एग्जांपल थी कि अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं और उसमें कोई साइन या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे पास एम्बिगुइटी या कन्फ्यूजन रहती है, या इस डायग्राम से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होती है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एल्गोरिथम की। फ्लो चार्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास प्री डिफाइंड शेप्स या प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं, और उसके अंदर हम जो इंस्ट्रक्शंस रखते हैं वो डेफिनेटली उन प्री डिफाइंड, हमारे पास जो प्री डिफाइंड शेप्स होती हैं हम उनके अंदर उन्हीं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं जिनको उनके अंदर पुट करना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि एक्चुअली फ़्लो चार्ट के हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसके एक तो मैंने आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव तो दे दिए, लेकिन एक और चीज़ है, आपने सुना होगा कि पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि जो एक पिक्चर होती है वो 1000 अल्फाज के बराबर होती है। तो ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है, और प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस पुट कर सकते हैं। लेस कंफ्यूजिंग होता है फ्लो चार्ट, और आप इससे इफ़ेक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री डिफाइंड सिंबल्स से क्या मुराद है और उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आपको जो 4-5 सिंबल्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपको सबसे पहला एक सिंबल दिख रहा है स्टार्ट और एंड का, जो कि ओवल शेप है। तो ये हमारे पास हमेशा इस्तेमाल होते हैं फ़्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमें इनपुट लेना होता है या आउटपुट जनरेट करना होता है वहाँ हम हमेशा पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, जो कि समझ लीजिए आप एक रेक्टेंगल होता है लेकिन थोड़ा सा तिरछा होता है। इसी तरीके से जब भी कहीं हमें प्रोसेस शो करना होता है या कोई फार्मूला या कोई कैलकुलेशन शो करनी होती है तो वहाँ पे हम हमेशा ये रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। और कहीं पे अगर हमें डिसीजन लेना हो, डिसीजन के अंदर हम हमेशा ज़्यादातर इफ़ की कंडीशन रखते हैं, क्योंकि इफ़ के दो आंसर आ सकते हैं, येस या नो। कंडीशन ट्रू हो सकती है, कंडीशन फॉल्स हो सकती है। तो ट्रू की सूरत में एक एरो आपका जो है वो निकल रहा होता है, और फॉल्स की सूरत में इस डायरेक्शन से एक और एरो निकल रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं किसी और जगह पे कनेक्ट हो रहे होते हैं, और इससे पता चलता है कि येस की सूरत में क्या होगा और नो की सूरत में क्या होगा, या ट्रू की सूरत में या फॉल्स की सूरत में क्या होगा। एक ही बात है, येस नो इस्तेमाल कर सकते हैं आप या ट्रू फॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस शेप को हम कहते हैं ओवल, इस शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ये डेफिनेटली रेक्टेंगल है, ये डायमंड कहलाता है। और आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं इनको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। तो ये हमारे 5 सिंबल्स हो गए। इसके अलावा ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर भी होता है। सर्किल जो होता है हमारे पास वो ऑन पेज कनेक्टर कहलाता है। अगर सेम पेज के ऊपर ही आपने अपने फ्लो चार्ट को कनेक्ट करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, और अगर डिफरेंट पेज पे करना है तो आप ऑफ पेज कनेक्टर, वो उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मेजरली यही सिंबल हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
सबसे सिंपलेस्ट तरीन एग्जांपल है फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ 5 नंबर। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जल्दी से रिमाइंड भी करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो ABCDE दिख रहा है, बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की, यानी कि इनकी जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। इनको हमने हार्ड कोड नहीं किया, यानी कि यहाँ पे हमने 2 3 4 5 6 नहीं लिखा। दैट माइट बी द केस, बट यहाँ पे हमारे पास इनको यूज़ करने का मकसद ये है कि इनकी जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट हमारा सेम रहेगा। तो आपने एक वेरिएबल लिया सम इज़ इक्वल्स टू, और उसके अंदर जितने भी बाकी सारे वेरिएबल्स थे उनकी एक रिप्रेजेंटेशन दे दी कि ये सब ऐड होके इनका आंसर किस में सेव हो रहा है, सम के वेरिएबल में। फिर आपने एवरेज इज़ इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे एवरेज की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। एवरेज इज़ इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। तो अब सम के अंदर पहले से हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू सेव होगी, उसको हमने 5 से डिवाइड किया क्योंकि 5 नंबर का एवरेज निकालना है, और उसको एवरेज के वेरिएबल में सेव करवा दिया, और आखिर में हमने आउटपुट निकाल लिया एवरेज का। तो ये पैरेललोग्राम। अब इसको देख के हम फ़ौरन आइडिया लगा सकते हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और एक हम प्रिसाइज इसकी जो है वो समराइज इसको हम कर सकते हैं विद इन अ ग्लांस। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल का हमने एल्गोरिथम किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, और हमने फाइंड आउट करना है कि उन तीनों नंबर्स में से ग्रेटेस्ट कौन सा है। ये जनरलाइज फॉर्म है बेसिकली। यहाँ पे भी हमने हार्ड कोड नहीं किया, यानी ABC की जगह नंबर्स नहीं लिए। अब सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट लिया ABC। अब इनमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें कंडीशन जनरलाइज बनानी होती है हमेशा। हमने कंडीशन क्या बनाई कि अगर A की वैल्यू B से ग्रेटर है और A की वैल्यू C से भी ग्रेटर है, तो A को डेफिनेटली A जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, तो A को आउटपुट कर दीजिए, और फिर उसके बाद प्रोग्राम को या इस कंडीशन को एंड कर दीजिए। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, कोई एक भी वैल्यू हमारे पास इसके अंदर A जो है वो किसी वैल्यू से छोटा हो जाता है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास फिर नो की तरफ जाएगा हमारा फ्लो चार्ट। नो की सूरत में हम B की वैल्यू को चेक करेंगे। B के अंदर भी सेम कंडीशन लगेगी कि B की वैल्यू A से अगर बड़ी हो और B की वैल्यू C से भी बड़ी हो, दोनों से बड़ी होगी तो डेफिनेटली B की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट है, और फिर आप उसको आउटपुट करवाने के बाद क्या कर दीजिए, एंड कर दीजिए। एंड लास्ट में हमने, आप यहाँ पे देखें, C को डायरेक्टली आउटपुट करवाया हुआ है। उसका एक ऑब्वियस रीज़न ये है कि C के ऊपर हमें कंडीशन चेक नहीं करनी। C क्योंकि लास्ट में है, अगर A की कंडीशन भी फॉल्स होती है, B की कंडीशन भी फॉल्स होती है, तो डेफिनेटली C जो है वही सबसे बड़ा होगा। तो इसके लिए हम जल्दी से एक फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यूज़ ले लेते हैं। वैल्यू हमने क्या ली, 35, 29 और 82। 35 डेफिनेटली A में सेव होगा, ठीक है। 29 डेफिनेटली B में सेव होगा, और 82 डेफिनेटली C में सेव होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें ये वाली कंडीशन, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, 35 इज़ ग्रेटर देन 29, ये कंडीशन ट्रू हो गई। A इज़ ग्रेटर देन C, 29 इज़ ग्रेटर देन 82, ये कंडीशन यहाँ पे A इज़ ग्रेटर देन C वाली फॉल्स हो गई। दैट मीन्स कि हमारा ये वाला पूरा ब्लॉक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अब ये नहीं चलेगा। अब हम एक स्टेप नीचे आ गए, नो, यानी कि अब ये कंडीशन चेक होगी, इफ़ B इज़ ग्रेटर देन A, 29 इज़ ग्रेटर देन 35। इसी जगह के ऊपर हमारे पास क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। दैट सिंपली मीन्स कि ये पूरा ब्लॉक क्या हो गया, हमारे पास फॉल्स हो गया। अब तीसरी वैल्यू क्या बची, C बची। जब ये भी ग्रेटर नहीं है, ये भी ग्रेटर नहीं है, दैट सिंपली मीन्स कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी थी, C थी। तो हमने डायरेक्टली उसको क्या करवा दिया, आउटपुट करवाया, प्रिंट करवाया, और फिर अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो इसकी फॉर्मूलेशन कंप्लीट होगी। ओके जी, तो आगे देखते हैं कोई और एग्जांपल है या नहीं है।
एक और एग्जांपल है हमारे पास, प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 0 to 100। इस तरह की आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं उसमें आपको यूज़र से कोई इनपुट नहीं लेना होता है, लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक ये कि आपकी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यानी इनिशियलाइज़ कहाँ से हो रही है, और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट किस हिसाब से हो रहा है। अब इनिशियलाइज़ के लिए और इंक्रीमेंट के लिए हम कभी कभी अलग वेरिएबल भी इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी सेम वेरिएबल भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इनिशियलाइज़ इस पूरी सीरीज़ को हमने के वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने लिया 0 से, उसके बाद हमने उस 0 को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो प्रिंट के अंदर हमारे पास यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे 0 आ गया। अब उसके बाद हम इसी सेम के वेरिएबल के अंदर 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। पुरानी वैल्यू 0 थी लेकिन नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 2 2। लेकिन ये जो 0 + 2 होगी ये दोबारा से सेव किसके अंदर हो जाएगी, ये समझने वाली बात है, दोबारा से सेव हो जाएगी के अंदर। यानी पुरानी वैल्यू अब हमारे पास चली गई और न्यू वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब के अंदर वैल्यू क्या सेव है, 2। उसके बाद हमें समझ में आ रहा है देख के कि कंट्रोल जब आगे जाएगा तो वो चेक करेगा कि क्या के की वैल्यू 100 से लेस है। येस 100 से लेस है, तो वापस कहाँ चले जाओ, आउटपुट के कंट्रोल पे चले जाओ और आउटपुट कर दो। तो के अंदर 2 है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पुरानी वैल्यू जो 2 थी वो चली गई, अब के अंदर जो लेटेस्ट वैल्यू सेव है वो 4 है। फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 100 से लेस है, वो आउटपुट कर देगा। एक मौका आएगा कि के की वैल्यू 100 हो जाएगी। 100 जब हो जाएगी और उसके बाद जब वो उसका आउटपुट भी निकल आएगा, फिर उसके बाद 100 + 2 कितना हो जाएगा, 102। 102 पे ये जो कंडीशन है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, यानी कि के की वैल्यू 100 से लेस नहीं रहेगी बल्कि के की वैल्यू 100 से ग्रेटर हो जाएगी। तो इस सूरत में हमारे पास हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और 0 से 100 तक इस तरह से हम करेंगे। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी हिंट देता हूँ। अगर हमें ऑड नंबर प्रिंट करने हो तो हम क्या करेंगे, देखें ऑड नंबर, सबसे पहले आप वही लॉजिक इस्तेमाल करें। हमने देखना है कि ऑड नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं और 2 का इंक्रीमेंट होता है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर हम के 0 की जगह क्या लेंगे, के 1 ले लेंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। उसके बाद आउटपुट भी डेफिनेटली करना है। इंक्रीमेंट कितने कितने का हो रहा है, 2 का ही हो रहा है। 1 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो वो 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने इस प्रोग्राम के अंदर एक स्लाइड से चेंज किया है और यही पूरा प्रोग्राम हमारे लिए इवन के बजाय किसका बन गया, ऑड का प्रोग्राम बन गया। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है या ये जो हमारा एल्गोरिथम है जिसका हमने फ़्लो चार्ट देख रहे हैं, तो अब ये इवन सीरीज़ के बजाय ऑड सीरीज़ प्रिंट करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ क्या चेंज किया हमने, उसको 0 से स्टार्ट करने के बजाय कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1 से स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सोच के अपना ब्रेनस्टॉर्म करके और डिफरेंट सीरीज़ एंड सीक्वेंसेस बना सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि हमने उसके काउंटर वेरिएबल को किस तरीके से मैनेज करना है और उसको इनिशियलाइज़ कहाँ से करवाना है और उसके इफ़ का जो ब्लॉक है उसके अंदर क्या कंडीशन रखनी है। ये उमूमन एंडिंग पॉइंट होता है, ये उमूमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है और बीच में आपकी जो है वो कैलकुलेशन या जो इंक्रीमेंट जितना आपने करना होता है वो आ रहा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा ये सब। अगर फीडबैक आप लोगों का अच्छा रहा तो मेरी कोशिश होगी कि और भी वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए बनाऊँ। थैंक यू।